हेलो दोस्तों, ये जो हमारा फोर्थ पार्ट होने वाला है फिजिक्स के चैप्टर 1 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। इस पार्ट 4 में हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे। वो क्या है? वो है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी हेडिंग रहेगी। इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा कोई मान लीजिए बिंदु आवेश है, मान लीजिए Q है, और इससे हमें R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। पहली बात तो आप इसे थोड़ा सा समझ लें, कोई भी बिंदु आवेश है Q, उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है। इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है, और उसमें जो अगर धनात्मक बिंदु आवेश होगा यानी प्लस का अगर होगा, तो उससे जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक तरीके का पूरा क्षेत्र होता है, और जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं या उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम तीर से दिखाते हैं, क्योंकि वो ई से रिप्रेजेंट होता है। तो ये आउटवर्ड होता है यानी बाहर की ओर। इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है, और जो माइनस होता है उसमें अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, ऐसे इसकी ओर होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए ये हमारा जो प्लस Q आवेश है, इसके द्वारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस आवेश के कारण अगर इतनी दूर पर यह क्षेत्र व्याप्त है, तो इसके किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र कुछ इतनी दूरी पर फैला है, तो इसके आप किसी भी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी आवेश हो सकता है। तो उसका तरीका क्या है, पहले मैं आपको इसे समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, फिर लैंग्वेज वगैरह तो आपको स्वयं से ही लिखनी होती है। तो मान लीजिए कि एक कोई K परावैद्युतांक वाला माध्यम है। कौन सा? K परावैद्युतांक, और इसे हम कैपिटल K लेंगे, क्योंकि जनरली मैं जो स्मॉल k है वो ज़्यादातर मैं एज अ स्थिरांक या नियतांक या फिर कांस्टेंट के रूप में लूँगा। स्थिरांक, नियतांक या फिर कांस्टेंट एक ही चीज़ होती है, और कैपिटल K इस चैप्टर में मैं परावैद्युतांक के रूप में लूँगा। तो किसी परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो K है। उस परावैद्युत माध्यम में मान लीजिए कोई बिंदु O है, ये बिंदु मान लीजिए O है, और यहाँ पर कोई प्लस Q आवेश रखा है। तो प्लस Q आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ की ओर होगी? दूर की ओर होगी। तो आप यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इससे दूर की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस तरीके से होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर इससे दूर की ओर होगी, यानी इस तरीके से कुछ होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर। तो इसे मैं डॉटेड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये दूरी है इस तरीके से। यहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने सूत्र पढ़ा था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है ये, इस पर हमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि उस जो वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वहाँ पर आप एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रख देंगे। उस पर जो बल लगेगा, मान लीजिए यहाँ पर ये बल लग रहा है F, तो F अपॉन में इस परीक्षण आवेश के मान को अगर बटे में रख देंगे तो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। ऐसे ही हमें यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा
कि यहाँ पर हम परीक्षण आवेश मान लीजिए कोई रख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश रख देते हैं, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो बल लगेगा वो हमें ज्ञात करना होगा। और यहाँ पर जो बल लगेगा, जो बल होता है वो ई वेक्टर की ही दिशा में होता है, तो यहाँ पर जो बल भी लगेगा वो इसी दिशा में लगेगा जिधर ई वेक्टर है। तो अब हम यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में हम कूलाम के नियम से क्या करते हैं। कूलाम का नियम क्या होता था? कूलाम का नियम होता था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो कि यहाँ पर K परावैद्युतांक वाला माध्यम है इसलिए कैपिटल K रख देंगे, यानी परावैद्युतांक रख देंगे। उसके बाद Q इंटू में Q0, ये देखिए इन दोनों के बीच में बल लग रहा है। आप ये याद रखेंगे कि बल एक सदिश राशि है और जो सदिश राशियाँ होती हैं उनका जब मान निकालते हैं तो उनके क्वेश्चंस में चिन्ह नहीं रखते। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस होता तो आप चिन्ह नहीं रखते, डायरेक्ट परिमाण रख के करेंगे। अपॉन में r², ठीक है। तो अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो यही कूलाम का नियम कहता था कि अगर दो बिंदुओं के बीच, दो आवेशों के बीच की दूरी, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अगर इतनी हो तो ये वाला जो है इस तरीके से कूलाम का नियम लग जाएगा। ये वाला जो बल है वो इसके कारण इस पर भी यही बल लगेगा कैपिटल F, और इसके कारण इस पर भी यही बल कैपिटल F लगेगा। तो आप इसे जनरली जो चित्र बनाएंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप केवल इतना ही दिखाएंगे, इस तरीके से E ही दिखाएंगे। और आप F भी दिखा सकते हैं, वैसे F भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल आप दिखाइएगा क्योंकि हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो बल है वो इतना आ गया। अब यहाँ पर जो बल है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यहाँ पर जो वैद्युत आवेश रखा है उस पर लगने वाला बल यानी F अपॉन में Q0, और F का हम मान निकाल ही चुके हैं। समीकरण 1 से यहाँ पर रख देंगे, ये मान लीजिए समीकरण 1 है। अब अगर यहाँ पर आप बल का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपॉन में r², और यहाँ पर Q0 ये हो जाएगा बटे में Q0। तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन में r²। निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए आप जानते हैं K बराबर होता है 1, तो आप यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में r²। तो ये आपके ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हो जाते हैं। अगर निर्वात या वायु के लिए होगा तो ये सूत्र लगा देंगे, और जब निर्वात या वायु के लिए नहीं होगा तो आप ये सूत्र लगा देंगे। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? पहली बात, इस सूत्र से E बराबर F अपॉन Q0 से आप क्या कर सकते हैं? F बराबर E, नहीं Q0 ही लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इधर ले गए तो जो बल का जो इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या होगा? हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा क्या? मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। बाकी हम इसको देख भी चुके हैं, तो आप इधर ऐसे लिख देंगे न्यूटन पर कूलाम। आप इसे इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर कैपिटल N अपॉन C। कैपिटल N से होता है न्यूटन और कैपिटल C से कूलाम। तो इस तरीके से ये निकल आया, और ये बस इतना ही था। अब मैं इसे आपको विधिवत लिख के बता देता हूँ किस तरीके से आप लिखेंगे। तब तक आप इसका जो ये मैंने पार्ट समझाया इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने आपके लिए इसे नोट कर लिया है, इसलिए नोट कर लिया है जिससे आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा बच सके। इसे मैं इसलिए डायरेक्टली नोट करके ले आया हूँ। तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, माना किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार और समझ लेते हैं इसके अनुसार। तो प्लस Q आवेश O बिंदु पर स्थित है, इससे ये बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश है प्लस Q, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे r दूरी पर यह बिंदु P स्थित है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, माना K परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक बिंदु O है, यहाँ पर ये जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस आवेश से r दूरी पर
इससे देखिए r दूरी पर यह बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसे लिखे मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर एक परीक्षण आवेश स्थित है P पर, तो वहाँ पर जो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो ये हो जाएगा। उसके बाद बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ये आ जाएगी F/Q0 करके। इस तरीके से K का मान आप अगर 1 रखेंगे तो ये न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव जानेंगे क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये जानेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आप इसकी डेफिनीशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसे समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई दो विजातीय आवेश हैं। विजातीय आवेश का मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, और दोनों ही समान परिमाण के होने चाहिए। यानी अगर ये प्लस में 1 है तो ये भी ये माइनस में 1 होना चाहिए। ये प्लस में 500 है तो ये माइनस में 500 होना चाहिए। यानी दोनों विजातीय हैं, यानी प्लस और माइनस में डिफरेंस है चिन्ह में, और किंतु समान परिमाण के आवेश। यानी ये 500 तो ये भी 500, 1000 ना हो। तो आप लिखेंगे अगर दो विजातीय आवेश बिल्कुल मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर उपस्थित हों, ज़्यादा दूरी ना हो उनके बीच में, बहुत सूक्ष्म दूरी हो, तो इस प्रकार से जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे दो बराबर किंतु क्या बराबर, उनका परिमाण बराबर, दो बराबर किंतु विजातीय आवेश, दो बराबर किंतु विजातीय आवेश जब दो बराबर किंतु विजातीय आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो जो संरचना प्राप्त होती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये पहली हेडिंग हो गई। अगली हेडिंग जो है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये देखते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो इसका उदाहरण भी मैं दे देता हूँ, वो देना भूल गया। उदाहरण हो जाएगा जैसे कि HCl का अणु, HCl अणु हो जाएगा, कॉमा NaCl क्या बोलते हैं इसको, अणु हो जाएगा। अणु माने क्या होता है, मॉलिक्यूल। NaCl जो नमक होता है खाने वाला, तो इसमें H प्लस में होता है और Cl माइनस, तो इस पर मतलब प्लस का आवेश होता है, इस पर माइनस, यानी परिमाण समान है और जो इसका जो चिन्ह है वो अलग अलग है। इसमें भी दोनों समान परिमाण के आवेश होते हैं, Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस, और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं समान परिमाण के विजातीय, तभी ये जो है इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इसका ये उदाहरण हो गया। इस तरीके से आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। समान दूरी, छोटी छोटी दूरी पर अगर स्थित है तो ऐसे आप इधर ये दिखा देंगे कि ये H प्लस है और ये जो है थोड़ी ही दूरी पर Cl माइनस उपस्थित है। ऐसे आप इसका NaCl, Na प्लस, ऐसे आप बना देंगे Cl माइनस और अणु लिख देंगे। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, आपको नंबर मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है, वैसे ऐसे लिखना ज़्यादा उचित है। अब उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम जानते हैं कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं और ये एक सदिश राशि होती है। P बराबर होता है, परिमाण के रूप में अगर आप लिखेंगे तो Q इंटू में 2L होता है। तो आप इसे समझें, जैसे मान लीजिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लीजिए
ये एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से इसके चित्र में बनाते हैं। इसको मैं दूर दूर बना रहा हूँ ताकि आप समझ सके। बाकी वैद्युत द्विध्रुव में दोनों चीज़ें बहुत पास पास होती हैं, इतने इतने पास में लगभग होती हैं, लेकिन मैं इसे दूर काफ़ी बना रहा हूँ। तो एक मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर ये AB वैद्युत द्विध्रुव है, B पर मान लीजिए -Q आवेश है और +Q A पर है। मैं इस चैप्टर में जितने भी आवेश होंगे ये आप याद रखना, मतलब जहाँ पर भी वैद्युत द्विध्रुव आएगा उस पर मैं A को इधर रखूँगा, B को इधर रखूँगा और B पर हमेशा -Q और A पर +Q रखूँगा। यही एक विधिवत तरीका होगा जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है। तो इसके किसी एक आवेश को ले लीजिए आप, तो ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश का जो परिमाण है वो ले लीजिए आप, जैसे Q ले लिया, और इनके बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L, ठीक है, 2L मान लेते हैं। उन दोनों का जो गुणनफल होगा वही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आपको इसे लिख देता हूं। तो मैंने आपका समय बचाने के लिए इसे नोट कर दिया है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा तो आप इसे पेपर में इस तरीके से लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव है, चित्र बना देना आप नीचे इसको यहाँ पर, कि किसी एक आवेश, ठीक है, कोई एक आवेश ले लेंगे तथा उनके बीच की दूरी ये 2L है, के गुणनफल को, ये देखिए गुणनफल कर दिया, को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए राशि एक ऐसी है, सदिश है, और इसकी दिशा क्या होती है, इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जैसे ये है, ये P वेक्टर की दिशा होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, इधर की ओर, ये ऐसे होगी, ठीक है। और वही चीज लिख दी है, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश होती है मतलब अक्ष की ही दिशा में, इधर या इधर, मतलब अक्ष में, अक्ष के अनुदिश का मतलब होता है अक्ष पर ही होगी, ना कि इधर होगी ना कि इधर होगी, वो सीधे अक्ष पर ही होगी। तो ऋणावेश से धनावेश की ओर। और इसका जो मात्रक होगा वो कैसे निकालेंगे, Q का मात्रक होता है AT, ठीक है, और जो L का मात्रक यानी दूरी का मात्रक होता है वो होता है मीटर, मात्रक मीटर होता है। तो इसकी विमा, आवेश की विमा होती है AT, ठीक है, जो आपको मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ। जो दूरी होता है L यानी लेंथ, तो लेंथ की विमा क्या होती है, लेंथ की विमा होती है L। तो आप इसे इस तरीके से LTA लिख सकते हैं। बाकी आप वैसे आप जानते हैं इसकी विमा तो आप निकाल ही सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दी है। मात्रक होगा इसका क्या, कूलाम मीटर, Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम और लेंथ की हो जाएगी मीटर। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, आपके मन में डाउट होगा कि आपने यहाँ पर एक आवेश क्यों लिखा है, आवेश का परिमाण क्यों लिखा है। तो आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी वगैरह जो सब लिख सकते हैं। इसका कारण क्या है, यानी देखिए ये एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया था जैसे एक बल भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके जो फॉर्मूले में कोई भी मान रखेंगे वो उसमें चिन्ह नहीं रखेंगे। तो अगर चिन्ह नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आप एक आवेश अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप आवेश लिखें या आवेश का परिमाण लिखें, वैसे भी इसके सूत्र में हमेशा परिमाण ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें परिमाण ही लिखा जाएगा, प्लस और माइनस कुछ नहीं लगाया जाएगा, यानी प्लस ही रहेगा, चाहे आप उसको एक आवेश लिख दें या फिर परिमाण लिख दें। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि एक आवेश भी किसी किसी बुक में लिखा होता है और एक आवेश का परिमाण भी लिखा होता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे फेयर कॉपी में अपने नोट करते जाइए। आगे मैं सवाल भी बताऊंगा और आपका टेस्ट भी हो सकता है लिया जाए। बाकी अभी टेस्ट कराने का मुझे तरीका नहीं पता है, आगे मैं वो भी अपने मन से थोड़ा सा डिस्कवर करने का प्रयास करूंगा। बाकी आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो उम्मीद है आपने उसका जो स्क्रीनशॉट था वो ले लिया होगा। अब हम जानेंगे जो ये लास्ट हेडिंग है इस वीडियो की, वो है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये क्या है? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व हम इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ, बाकी होता तो बहुत सारे घनत्व हैं, जैसे कि पृष्ठ घनत्व है, रेखीय घनत्व होता है, आयतन घनत्व। जब आपको उसकी ज़रूरत लगेगी तो मैं बताऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं और जो सवालों के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो सिग्मा बराबर होता है Q/A। Q क्या है? ये किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश है। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है इस तरीके से, इस पर ये पूरा का पूरा चार्ज इस तरीके से बिछा हुआ है, प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर जितना भी आवेश होगा इस पूरे में मिला करके Q आवेश, उसको रख देंगे। और इसका मान लीजिए एरिया पूरे का A है, तो इन दोनों का अगर भाग आप दे देते हैं तो आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व आ जाता है। तो इसको मैं इस तरीके से कुछ आपको समझा देता हूँ कि अगर जो इसका A एरिया है, A एरिया पर जो आवेश है वो Q है, ठीक है। तो A एरिया पर आवेश Q है, तो एकांक एरिया पर आवेश क्या हो जाएगा? एकिक नियम से ये हो जाएगा। और जो इसकी डेफिनीशन है वो ये है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? उस पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को उस पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ, उस पृष्ठ का, यहाँ पर आप कॉमा लगा देंगे क्योंकि उस पृष्ठ के बारे में बताया जा रहा है इसलिए लिखा है। उस पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और फिर से लिखेंगे, इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। और फिर आप ये जो सूत्र है यहाँ पर इसको लिख देंगे इस तरीके से। और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो लिख देंगे आप क्वेश्चन में अगर आएगा, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो आप ये सब चित्र नहीं बनाएंगे, ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद सूत्र को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और आप इसका मात्रक लिख देंगे। तो 2 या 3 नंबर का जितने का भी क्वेश्चन होगा, या 1 नंबर का मुझे पता नहीं है, आपको उतने ही नंबर मिल जाएंगे। इसका मात्रक Q का हो जाएगा कूलाम, C कैपिटल C, और इसका जो एरिया है, एरिया होता है एक तरीके से क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। लेंथ भी एक तरीके की लेंथ है और जो चौड़ाई है वो भी एक तरीके की लेंथ है, मतलब कि वो भी एक तरीके की दूरी है। तो इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। और इसकी विमा वगैरह नहीं पूछता, बाकी आप इसकी विमा वगैरह निकाल सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। इसकी 80 हो जाएगी, इसका L स्क्वायर हो जाएगा, आप उसको सॉल्व करके इसकी विमा निकाल सकते हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।